मौज है वो इस वक्त पंजाबी की जो फोक ट्रेडिशन यानी लोक रीत, उसको हम कहते हैं लोक रीत, उस तक महदूद है। और इंटरेस्ट मेरा है बहुत सिंधी और इवेंचुअली मतलब और जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं उनकी तरफ भी, और उनके अंदर देखना कि कैसे एक हमारे लिए ये भी हमारी सियासत में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो सकाफ़ती एक सियासत है, कि हम जो रियासत की और कानूनी गिर निज़ाम की सिर्फ़ ऐसी दी हुई ज़ुबानें हैं जिनकी अपनी एक ताकत से जुड़ी हिस्ट्री है, और इंग्लिश और उर्दू भी उसमें शामिल है, हम सिर्फ उनको अनक्रिटिकली लेकर ना चलें, मगर कुछ ऐसे भी रास्ते ढूंढें और कुछ ऐसा भी सोचने के तरीके निकालें जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें इलाकाई जो ज़ुबानें एक तरह से इस मुल्क की जो इलाके हैं उनकी धरती से जो निकली हैं, क्योंकि उर्दू की रूट्स उस तरह से यहाँ तो नहीं है, उन ज़ुबानों का आपस में उन ज़ुबानों के बोलने वालों के कल्चर जो कि भुलाए हुए कल्चर हैं, भुलाए हुए उनकी सुलेख। एक और वार्निंग साइड में ये है कि पंजाबी के लफ्ज़, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, पंजाबी के जो लफ्ज़ बीच में अगर मैं बोल दूँ गलती से आप रोक कर पूछ सकते हैं समझिए। सुलेख हमारा अदब के लिए, लिटरेचर के लिए लफ्ज़ है। सो जो मुख्तलिफ़ बोलियां हैं उनके सुलेख, उनके जो सकाफ़त और लोक रीत, कैसे ये अपनी पर्टिकुलर हिस्ट्री, अपनी पर्टिकुलर जो सियासत और रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है, जो या एक सबका चेता है, चेता ये हम कहते हैं इसको, सो उसको कैसे हम आपस में शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो तजुर्बा है वो लाहौर की ऑडियंसेस के साथ या और पंजाब के इलाकों में है, जहाँ पर तकरीबन पंजाबी स्पीकर्स ज़्यादा होते हैं। हालांकि वो ऐसे पंजाबी स्पीकर्स हैं, आपको पता है, जो पाकिस्तानी रियासत के बहुत ज़्यादा करीब जाने से पंजाबी और हीर और ये सब कुछ तो भूल के वो उर्दू और कुछ और एक कल्चरल उसकी फॉर्मेशन बन चुकी है। मगर डिस्कशन में ख़ास तौर पर जो लोग और ज़ुबानें बोलते हैं और उनके अंदर कुछ अगर ट्रेडिशन से, म्यूज़िक से, फोक से फेमिलियर हैं, वो हमारे साथ उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करें, उधर से भी रेफरेंसेस हम डिस्कस कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे पहला जो मेरे ख़्याल में सवाल बनता है, और ख़ास तौर पर इस हमारी जो आज की डिस्कशन है, थोड़ा सा उसका भी मैं आपको एक बता दूं कि किस तरह का एक ढांचा है, कि थोड़ी सी मैं बात करूंगी और उसके बाद कुछ मैं टेक्स्ट लेकर आई हूँ जो कि मैंने जो अपलोड की गई हैं रीडिंग्स उनमें नहीं डाली, क्योंकि मुझे था लोग पंजाबी देख के डर जाएंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे। और जो मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो पंजाबी स्पीकर्स भी हों तो पंजाबी पढ़ने से डरते ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो फॉर्मल एक तालीम का निज़ाम है उसमें तो आपको सिखाई नहीं जाती और बहुत बुरा भी समझा जाता है। और ख़ास तौर पे पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में वर्किंग क्लास की ज़बान समझ के, पेंडू की ज़बान समझ के, और उसको ख़ास तौर पर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के अंदर उसको रद्द किया जाता है कि ये तो बोलने के लायक नहीं। तो इसलिए लोगों का बिल्कुल इससे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता पढ़ने का, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा हम इस झिझक को आज ज़रा पुश करेंगे। हम सिर्फ इतनी से ये पढ़ेंगे इकट्ठे, जो समझ नहीं आएगा 4 दफ़ा पढ़ना होगा, बस इतनी सी हम रीडिंग इकट्ठे करके उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोक रीत वैसे ही है, जो फोक ट्रेडिशन है वो क्लासिकी ट्रेडिशन की तरह नहीं है, उसमें एक टॉप डाउन टीचिंग नहीं होती, उसमें सांझ होती है, उसमें एक शेयर्ड तरीका, जैसे कवाली है या जो इकट्ठे गाने की, वो भी इकट्ठा गाना होता है। सो इसलिए आप सबका उसके अंदर शामिल होना जिस भी तरीके से वो मेरे ख्याल में हमारी जो कंसर्न है, और ख़ास तौर पे इस शायरी के अंदर, इस रीत के अंदर, इस लोक
लिटरेचर के अंदर जो एक मेथड है, सिर्फ पीटीवी होम पर कोई कलरफुल कपड़ों वाला जो एक हमें प्रेजेंटेशन मिलती है वो नहीं है, कुछ और है, कोई मेथड है यहाँ। उसमें कोशिश हम ये करेंगे कि जो भी हम ज़ुबानें बोलते हैं हम फिर भी शामिल हो सकें, हम उस पर्टिकुलर हिस्ट्री में से कुछ शायद यूनिवर्सल यहाँ सीख सकें। तो ये हम बाद में करेंगे। थोड़ी है मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम थी प्रिंटिंग के साथ, सो होपफुली शेयर कर लेंगे सब। और ये भी आप कर सकते हैं कि आप उसकी तस्वीर खींच लें तो आप फ़ोन पर सामने खोल सकते हैं, बट ये बाद में आपको शेयर करूँगी। सो जो बेसिक मैं चाह रही थी एक सवाल जिससे हम शुरू करें वो है कि अच्छा, लोक रीत क्यों ज़रूरी है। यही एक मैंने जो मेरी इसका टॉक का टाइटल था उसमें ये है कि एक फेमिनिस्ट प्रैक्टिस, यानी उसमें थ्योरी भी शामिल है, उसमें अमल भी शामिल है, और फोक ट्रेडिशन का कोई बहुत गहरा रिश्ता है। उसके लिए पहले मेरे ख्याल में इस बात को समझने के लिए, इसको शुरू करने के लिए पहले हमें इस फोक की, इस लोक रीत की डेफिनेशन से ही शुरू करना, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी डेफिनेशन अब आजकल इस पर चल रही है कि जो लेटेस्ट कुक स्टूडियो ने गाना अब किसी तरह रिसाइकल और उसको रिफर्बिश करके हमें पेश कर दिया, ये फोक है। यानी जो भी कोई सियासी आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, जो कि मेरे ख्याल में कोक स्टूडियो का प्रोजेक्ट कौम परस्त, एक ख़ास तरह की अपर मिडिल क्लास बूर्जुआ कौमी पाकिस्तानी कल्चर बनाने की कोशिश है, उसको जो एक फोक का तड़का लगाया जा रहा है। क्या जिस तरह हम कुछ कभी जिस दिन थोड़ा एथनिक आप फील कर रहे हैं आप कुछ पहन लेंगे, नो ठीक है, ये नहीं, ये भी है, उसका रंग है एक, लेकिन जिस चीज़ से हम ज़्यादा जिस पर हम तवज्जो देना चाहते हैं वो ये है कि एक ग्रामशी की सेंस जो है कल्चर की, उसको हम लेके चलेंगे। और कल्चर या लोक रीत सदियों से उसकी कोई हमें ओरिजिन नहीं मिलती है ना। जो हम किताब पढ़ते हैं कोई, उसकी आप पेज खोलेंगे, आपने जो मैंने आपसे रीडिंग शेयर की उनके साथ डेट ऑफ पब्लिकेशन इधर छपी उधर, जो लोक है उसकी इस तरह से वो एक आज़ाद फॉर्म है जो वक्त के अंदर ट्रैवल कर रही है, फिर रही है, प्रेजेंट से पास्ट में भी जा रही है, पास्ट से प्रेजेंट में भी आ रही है, क्योंकि वो ओरल है। और ओरल ऐसे है कि वो सदियों के ऊपर वो अपनी शक्ल बना के एक रूप से दूसरे रूप में ढल के, तो वो एक मुसलसल सिलसिला चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बावजूद इसके कि यहाँ पर किसी भी आप पाकिस्तानी रियासत से पीछे अंग्रेज़ रियासत में चले जाएं, अंग्रेज़ रियासत से पीछे मुग़ल राज की बात भी कर लें, तो किसी ने कभी जो लोक रीत है उसको बचाने का या उसको एक तरह से अपना प्रमोट करने का, किसी भी यहाँ के इस इलाके की जो रियासतें रही हैं उनको ये नहीं लगा कि ये काम करने वाला है। सो यहाँ पर कौन सी ज़ुबानें रही हैं, प्रमोट हुई हैं। मुग़ल दौर की हमें पता है कि ज़ुबान फ़ारसी, और उसके बाद अंग्रेज़ी, उर्दू, बॉर्डर के दूसरे पार हिंदी। सो इन ज़ुबानों को और इनके साथ जो जुड़े जो लिटरेचर हैं, जो लोक रीत है, वो हमेशा नेग्लेक्टेड, एक मार्जिन में एक तरह से रद्दे हुए रहे हैं। मगर फिर भी आज फ़ारसी कौन बोलता है यहाँ पर? फ़ारसी कोई स्पोकन ज़ुबान है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पीछे कितने सदियों की एक मुग़ल से पहले बल्कि दिल्ली जो सुल्तान थे वो भी फ़ारसी का बहुत इस्तेमाल करते थे। सो क्या उसमें पावर होती है कि अभी भी बुल्ले शाह के मज़ार के ऊपर हज़ारों लोग दिन में कितने चले जाते होंगे, मगर औरंगज़ेब के मज़ार पे कोई पूछता ही नहीं है। बड़ा आदमी तो वो था उस वक्त का, उसने उसको बल्कि कसूर से निकलवा भी दिया अपने शहर से। सो इसीलिए लोक रीत के अंदर घुसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
शायद ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि जो रियासतें रही हैं और जो एक तरह से ताकतवर मेल क्लास है, ताकतवर मेल हैं, उन्होंने क्यों इन ज़ुबानों को और इनसे जुड़े जो इनकी रीत थी, इनकी रिवायात थी, उनको क्यों एक तरह से जान के शायद किसी उसमें रखा, क्योंकि उनके अंदर जो लोगों की, जो आम धाम लोग हैं जिनका शायद लिखने पढ़ने से, लिटरेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका अपनी बातें, अपने तज्ज़िये, अपनी जो लड़ाइयाँ थी, अपनी स्ट्रगल्स को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या था, सॉन्ग, गाने। उसी तरह हमारे पास रिलेटेड हैं सिर्फ ये जंग और जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉर्ड करती हैं। उसमें ढोला है, उसमें माहिया है, उसमें वार है। और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप सिर्फ वार को और आपको बरकल्ली दियाँ वारा मिलती हैं, जो कि एक लॉर्ड बर्कले था, जिसको नाम उस तरह से बिगाड़ के, जान के भी मेरे ख्याल में बरकल्ली करके उसकी वार लिखी, और वो एक लड़ाई की जंग थी उसके ख़िलाफ़, कानूनी दीर निज़ाम के ख़िलाफ़ जो एक नाबरी यानी रेवोल्यूशन, उसकी कहानी। तो ये जो सारी तारीख़ है, ये हमें किसी भी उर्दू की जो ऑफिशियल कोई जैसे ये खाके हैं किसी कोर्ट के लिखे हुए, कोई फ़ारसी का क्रॉनिकल है, कोई अंग्रेज़ों के दौर की इवन जो इन्होंने आर्काइव्स बनाई आके, और जो जिधर से अब हमारे सारे रेडिकल स्कॉलर्स जाकर वहीं रिसर्च करते हैं, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। सो एक तरह एक ख़ास, एक छुपी हुई, एक रद्दी हुई एक हिस्ट्री है इन इलाकों की, जिसके अंदर हमें आम बंदे का, किसी लीडर या इंटेलेक्चुअल का नहीं, आम बंदे का जो उसकी इनकलाब की और रेजिस्टेंस की और आज़ादी की, ग़ुलामी की जो उसके अंदर तनकीद, जो क्रिटिक है, वो हमें इसमें मिलती है। और हम इसको अक्सर इस तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि ज़ाहिर है जो एक तरह से सरमाए ने किस तरह से इसको एक प्रोडक्ट बना के, कमोडिटी बना के हमें अब बेचा जा रहा है, वो उसकी वजह से हम ये नहीं देख सकते। सो एक तो ये है कि उसके अंदर पूरी हिस्ट्री, और ना सिर्फ हिस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन है या फैक्ट्स हैं, बल्कि तज्ज़िया है, एक ख़ास लोक जो पर्सपेक्टिव, लोक पक जो है, उससे एक पूरी एक हमें तज्ज़िया मिलता है तारीख़ का और सियासत का, और इवन जो हम इधर टेक्स्ट पढ़ेंगे तितरशाही का, ठीक है, कि क्या रिलेशंस थे कास्ट की, फॉर एग्जांपल जो ज़ात का, या जो ऑर्थोडॉक्स एक तरह से ऑर्गेनाइज रिलीजन है, उस ये सारी चीज़ें। तो ये तो हम थोड़ा बहुत हम फेमिलियर भी हैं, पढ़ इलम की है, क्या है, पढ़ लिख लाए ढेर, और कदे अपने आप नू पढ़िया नहीं। तो ये बातें किसी एक बड़े, जो एक लार्जर एनालिसिस में जाके भी जुड़ती हैं। ये कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल की एक वैसे ही लोग कहते हैं कि जी वो सूटा लगा के शायद ऐसी बातें कर रहा था या क्या, ये नहीं हो रहा था, सिर्फ एक और उसके पीछे पूरी सियासत छुपी है। तो उस सियासत को एक्सेस करना, और उस सियासत का जो एक तरह से उसको जो एक तरह से जहाँ वो पाई जाती है और उसकी एक पूरे कंटेनर है, वो लोग ही वो फोक ट्रेडिशन। दूसरी बात ये कि ठीक है वो है इस चीज़ का कंटेनर, मगर हम तो आज 2019 में हम बैठे हैं, तो वो ये हीर जो है, हीर वारिस शाह है, 18वीं सदी में लिखी गई है ये, तो इसका क्या काम हो सकता है, मतलब ये क्यों रेलेवेंट हो सकती है, या चले लिखी भी किसी ने बाद में भी, क्योंकि ये तो बार बार लिखी जा, एक तरह से बार बार अभी भी गाई जाती हैं, इनको कवाली में भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो लोक रास, रास थिएटर है, लोक रास जो है, लोक परफॉर्मेंस, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। मगर
क्यों ये हमारे जो आजकल के बहुत सारे लोगों का ये सोचना है, और इसमें कोई या ये सवाल हो सकता है, ये गलत कोई नहीं है, कि आज के जो मसाइल हैं और जो आज की दुनिया है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी और सरमायादारी के साथ जुड़े हुए जो ख़ास कुछ मसले हैं, उनका जवाब हमें इन चीज़ों में कैसे मिल सकता है जिनकी जो ओरिजिन है वो शायद कई सदियों पुरानी है। ये रेलेवेंट है भी कि ये बस ऐसे ही हम शौकिया कर रहे हैं या कोई इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ और 2-3 जो यहाँ पर हमारी सियासत के साथ, ख़ास तौर पर सियासी जो कल्चर है या जो सकाफ़ती एक सियासत है उसके साथ जुड़े हुए कुछ तारीख़ी मसाइल हैं, उसके अंदर हमें मिलता है। सो एक तो ये है कि जो थोड़ा सा हमने पहले बात की कि जो कानूनी गीर, अंग्रेज़ों का कानूनी गीर निज़ाम था, उसके क्या असरात थे यहाँ पर। सो कहने को तो बात ये सच है कि जो यहाँ ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम अभी बैठे भी हैं और पंजाब का भी जो इलाका बनता है, हमें पता है कि कौन कौन सी फ़ौजें नहीं गुजरी यहाँ से। मुसलसल हमले अलेक्जेंडर से लेकर तो मुग़ल, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, जो हमें बताया जाता है कि इनको चिट्ठियाँ लिख लिख के लोग बुला रहे थे, तो वो सब नहीं बुला रहे थे। अगर हम लोक रीत पढ़ें तो उसमें तो उनकी बहुत सख्त तनकीद ही की गई है, क्योंकि उन्होंने आके गांव जो जलाए और जो आम लोगों के साथ किया वो एक अलग कहानी है, और जो एक बड़ी सो कॉल्ड हिंदू वर्सेस मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट की कहानी और है। सो उसके अंदर जो एक कानूनी गिर निज़ाम के अंदर जिस तरह से माजी के साथ जो रिश्ता था, जो लोगों का अपनी ज़ुबान से, अपनी तारीख़ से और उसी की वजह से जुड़ी अपनी शनाख्त से एक रिश्ता था, एक यूनिटी थी, एक उसमें एकता थी, वो किस तरह से बिल्कुल बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ दौर में और अंग्रेज़ दौर के बाद जो पोस्ट कॉलोनियल रियासतें हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उसके अंदर कैसे उस पर तबाही होती है। क्योंकि जो एक ख़ास एक जदीद सरमायादाराना जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, कॉलोनियलिज्म का, उसके अंदर एक ख़ास तरह की आपको ब्यूरोक्रेसी के लिए एक ख़ास पॉलिसी चाहिए, आपको ज़ुबानों को, एजुकेशन को, इस सब को एक स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उस चक्कर में जो हमारी एक कंटिन्यूटी चल रही होती है तारीख़ में, और एक इंसान जो है वो सिर्फ यहाँ बैठा इंसान नहीं है। मैं आज से जो 2000-3000 साल पहले भी जो कोई हिस्ट्री रही है मैं उससे जुड़ी हूँ, और मैं उसकी एक तरह से मतलब एक उसकी शक्ल ही हूँ, उस डेवलपमेंट की। हम उससे बिल्कुल टूट गए, और उसकी वजह से हमारी सियासत के अंदर क्या मसले मसाइल पैदा हुए कि ख़ास तौर पे अगर हम इस वक्त जो मौजूदा हमारे इलाके में और हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो फेमिनिस्ट सियासत की अगर बात करें, तो एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन सी है जिसको समझ नहीं आती कि किस तरह से हल किया जाए। और वो है, एक तरफ रवायत, ट्रेडिशन है, कल्चर है, दूसरी तरफ उसको हम कहते हैं जदीदियत, मॉडर्निटी है। तो एक तरफ जाहिर है हमारा, क्योंकि हमारी अपनी जड़ें जो हैं, एक तरह से हमारी जो अपने रवायात थी, जो तरीक़े थे तनकीद करने के, क्रिटिकली सोचने के, नए एक तरह से ऑल्टरनेटिव्स, नई इमेजिनेशन लेके चलने के, उनके अंदर एक रप्चर क्रिएट हो गया। और अब जो इस वक्त उसकी वजह से हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। सो इस वक्त एक मौजूदा ग्लोबल जो एक संकट है, क्राइसिस मसला है, एक पॉलिटिकल इस्लाम का, या उसके अंदर उसके साथ आईसिस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का रहा है, दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट जो एक अमरीकी साम्राज्यत, इम्पीरियलिज़म का एक कैसे वो साया जो है वो
उन पर भी पड़ रहा है, और जाहिर है जो भी कहीं कोई ऐसी लोगों की आवाम की प्रो पीपल मूवमेंट होती है, उसको भी कैसे वो अपने एक न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट एजेंडा के अंदर कैसे उसका सफाया करता है। और हम क्योंकि अपनी कोई क्रिटिकल ट्रेडिशन की तरफ नहीं देख सकते, तो हम इन दो के बीच में ही एक अजीब सा नाच जो है वो नाचते रहते हैं कि एक तरफ आप अगर एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि जी इतना इस्लामोफोबिया है दुनिया में, तो आपने अगर पाकिस्तान में पितरशाही की तनकीद करनी है, आपने पाकिस्तानी मर्द के जो जहनीत है जो बहुत ही घटिया है आम तौर पर तो अगर उस पर आपकी तनकीद करनी है, तो आप जी ऐसे ना करें कि अमेरिका में जो बंदा बैठा है वो कहेगा लो ये तो सब मुसलमान की वो हो रही है, तो ये जी एक रेसिस्ट बात हो जाएगी। अब हो तो जाएगी, वाकई बात सही भी है कि वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो यहाँ पर डंडा लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी खबरदार, हम सेक्युलर हैं, और सेक्युलर होने का मतलब है कि वेस्ट से जो भी आइडिया आ रहा है, वेस्ट से जो भी हमें थेरी मिल रही है, वो तो असल में हमें हमारी बेहतरी के लिए है, और जो इस बात के ऊपर कोई भी शक शुबा उठाता है असल में वो तकियानूस है या उसकी बड़ी एक पछड़ी हुई सोच है, यानी बैकवर्ड उसकी थिंकिंग है। और इन दोनों में हम फंसे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो क्योंकि मेरी अपनी एक बहुत पर्सनल कमिटमेंट है एक नारीवाद, एक फेमिनिस्ट सियासत के साथ यहाँ पर, तो मुझे जो इसका जवाब कुछ अगर मिला कि इसमें से कैसे निकला जाए, वो इन्हीं कुछ टेक्स्ट को पढ़ के मिला। क्योंकि हमें अपनी अगर एक नारीवाद, एक फेमिनिस्ट एक सोच, एक थियरी बनानी है, तो उसके लिए हमें उसके अंदर ये कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि वो सारी जो पितरशाही की जो किस्में हैं, जो रूप हैं, जो उसकी शक्लें हैं, और वो आपस में कनेक्टेड भी हैं। जो एक ग्लोबल पेट्रियार्की है, कैपिटलिज्म की पेट्रियार्की है, जो मजहबी एक ख़ास तरह की पेट्रियार्की है, जो यहाँ की रियासत की है, जो कम्युनिटी की, बरादरी की पेट्रियार्की है, फैमिली की, ये सब कनेक्टेड है। और हम इन सबको मिल के कैसे हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए इंटरेस्टिंगली रीत, जिसको हम रवायत कहते हैं, उसके अंदर से ही हमें एक ऐसा किरदार मिलता है, एक ऐसा पात्र मिलता है जो हीर का है। और हीर रांझा की वैसे स्टोरी आई थिंक फिल्म में इस तरह से थोड़ी सी शायद सबकी लैला मजनू टाइप एक सेंस होती है, मगर आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे किसी और तरह से देख सकते हैं। तो जो रीडिंग्स भी मैंने शेयर की थी उनमें भी एक रीडिंग और एक तरह से उन जो लिखते हैं वो, और जो वो राइटिंग्स हैं, जो शायरी है, उस वक्त की जो माशरी तब्दीलियाँ हैं, जो समाजी तब्दीलियाँ हैं, उनके साथ जोड़ के देखा जाए, बजाय कि एक बहुत ही जो कन्वीनियंट और सिंपल, और मेरे ख्याल में अब तो बोरिंग भी हो गया है कि ये जी सूफ़ी है। अब सूफ़ी का मतलब क्या है वो हमें कोई नहीं बताता कि सूफ़ी कौन थे, सूफ़ी क्या करते थे। बुल्ले शाह ने कैसी सख्त बातें लिखी यहाँ पे, जो सो कॉल्ड इस मुसलमानों का रूल था। औरंगज़ेब के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, और औरंगज़ेब से जो लड़ रहे थे, जो सिख गुरु, उनके साथ उनकी क्या हमदर्दियाँ थी, ये चीज़ें बिल्कुल एक तरह से माइनस कर दी जाती हैं। और एक सूफ़ी का एक लंबे चौगे वाला घूमता हुआ बस ये हमें इमेज पेश किया जाता है कि ये सब सूफिया का कलाम है। तो इस कलाम के अंदर इस कलाम की जो एक असल हिस्ट्री है, और जो आज के वक्त में इसका वाकई एक तरह की एप्लीकेशन के हम कैसे जोड़ सकते हैं अपनी ज़िंदगियों के साथ, कोशिश हमारी ये है कि हम
लोक रीत और फोक को हम इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। सो एक दूसरी बात ये है कि बेसिकली ये उस जो हमारे सबके जहन में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक तजाद है, उससे हम निकल के और उसको कैसे हम क्रिटिकली सोच सकते हैं, ये हमें उसमें मदद करता है। तीसरी जो बात है जो कि अगेन जो हम में से एक फेमिनिस्ट सियासत और ख़ास तौर पे औरतें जो फेमिनिस्ट सोच रखती हैं, फेमिनिस्ट सियासत को आगे लेकर चलती हैं, उनको जो एक इस खत्ते में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में बड़े सगीर के उधर हिंदुस्तान में भी यही हालात हैं, उनको एक ख़ास क्रिटिसिज्म जो मिलती है कि ये एक फॉरेन कोई एजेंडा है, ये हमारे मसले नहीं है, ये इधर औरत की जो समझ आप जिस बात कर रही हैं, ये यहाँ की औरत की बात नहीं है। ये असल में तो जी हमारी सोसाइटी में औरत ऐसे होती है या हमारे मज़हब में औरत का ये दर्जा है, तो आप ये बात ना करें, ये तो आप बाहर की बातें, बाहर की थेरियाँ जो हैं वो बाहर की जो थेरीज़ हैं वो आप हमारे पर मुसल्लत ना करें। और अक्सर तनकीद ये होती है कि जो और मेरे ख्याल में ये इसको हम ज़ाहिर है इसका जो मकसद है वो कोई पॉजिटिव मकसद नहीं है, उसके पीछे मकसद जो है यही होता है कि ऐसी कोई भी जो कोशिश छोटी मोटी भी हो रही है, कोई भी ऐसी पिसे हुए तबके के बारे में और पिसे हुई जो एक ग्रुप है सोसाइटी का उसके बारे में बात करने की, उसको एक तरह से बिल्कुल निगेट करने की। मगर ये बात हमारे लिए ज़रूर एक सवाल है कि ये हमने भी देखा है कि हमारी अपनी जो मूवमेंट है उसके अंदर क्या हर क्लास की औरत उसी कंफर्ट से आके बात कर सकती है, क्या वो उसी तरह से फेमिनिज़म के सवाल को एक्सप्रेस करेगी या कुछ उधर कुछ मिसिंग होता है। सो एक जो अगर हमने इस अपनी तहरीक को एक शहरी और एक ख़ास तबके की हद से भी बाहर लेकर जाना है और ख़ास तौर पे अगर हमें जो देही इलाके हैं, जो पिंड हमारे हैं, उधर अगर काम करना है जहाँ पर अभी भी इसी तरह बहुत सारा लोक रीत जो है लोग बहुत वाकिफ़ हैं, वो हमारी तरह नहीं है। क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस थिएटर के साथ भी है और हमने ये हीर रांझा का प्ले बहुत जगहों पर इसको हमने परफॉर्म किया हुआ है और हमेशा एक ही हमने कम से कम 30 इसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मैंने ख़ुद उनके अंदर हिस्सा लिया है। और जब भी शहर में होता है तो लोग कहते हैं हमें तो जी बहुत अच्छा था लेकिन समझ नहीं आई, और जब गांव में हम परफॉर्म करते हैं तो एक लाइन हम बोलते हैं, दूसरी लाइन ऑडियंस में से आती है क्योंकि लोगों को याद है, लोगों ने हिफ्स किया हुआ है। बाकायदा आपको गांव में लोग मिलते हैं जिन्होंने हीर वारिस शाह या सैफुल मलूक ख़ास तौर पे इधर के इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर हैं। तो क्यों ना जो एक लोगों की सालों की सदियों की तारीख और उनकी सुर समझ से जुड़ी हुई एक पूरी एक सिस्टम है सोच का, उसको हम लेके अगर चलें और उसको आज की जो समाजी क्रिटिक है उसके साथ जोड़ कर देखें तो इसमें जो एक हमारा शनाख्त का भी क्राइसिस है और एक शनाख्त का एक मसला है कि हम और एक ख़ास ये इसके अंदर एक और भी पहलू ये है कि मेरे ख़्याल में जो एक और हमारी सियासत का, और ये मैं सिर्फ फेमिनिस्ट सियासत की बात नहीं कर रही, मैं तरक्की पसंद और लेफ़्ट की सियासत की बात कर रही हूँ कि हम ये इस बात को हम इसी तरह समझते हैं कि हमारी सियासत का काम है कि वो लोगों को अपनी शनाख्त से बाहर निकल के कुछ और बड़ा बनना सिखाए। हमारा काम आइडेंटिटी को ट्रांसेंड करने का है, मगर मेरे ख्याल में तारीख़ हमें ये बताती है कि ऐसे नहीं होता। तो हमें बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हेरिटेज जो है वो हमारे पास कोई हेरिटेज क्यों नहीं है।
एक वर्किंग क्लास, एक लेबर मूवमेंट की हेरिटेज क्या होगी, क्या होनी चाहिए, उनका कल्चर क्या होना चाहिए और वो कैसे हिस्ट्री से जुड़ा होना चाहिए, ये जो सवाल आते हैं। सो इन वजूहात की वजह से मेरे ख्याल में हमें लोक रीत जो है, एक हमें ऐसी एक जगह है, एक ऐसी एक कलेक्शन है गानों की, शायरी की काफ़ी है उसमें डांस, भंगड़ा जैसे वॉर डांस होता था, मतलब ये भी अब खत्म हो गया। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या दे सकती हैं। सो एक तरह से हमारी कोशिश आज भी ये होगी कि हम ज़ाहिर है बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक हैं, काम, जो लेबर, जो आपकी काम करने की सकत है, और औरत की जो ख़ास तौर पे काम करने की सकत है। और औरत का काम सिर्फ वही नहीं है जो खेती बाड़ी वाला, वो फैमिली, वो बच्चे पालना, वो सारा है जो अनपेड, अनएक्नॉलेज भी है, ये भी उसके अंदर है। मैस्कुलिनिटी का बहुत बड़ा सवाल है जो सारी लोक शायरी में रांझे का किरदार एक तरह से उस सवाल को एड्रेस कर रहा है, और वो एक ऑल्टरनेट बिल्कुल मैस्कुलिनिटी का हमें एक खाका पेश कर रहा है। मगर हम सिर्फ 2 पैराग्राफ्स पढ़ के देखेंगे कि फेमिनिस्ट तनकीद की क्या शक्ल बनती है और वो हमें क्या इस खत्ते की तारीख हमें क्या बताती है। तो वो हीर और काजी का एक मुकालमा है जो हीर बारिश शाह के किस्से में, उसमें से हम सिर्फ 2 क्या कहते हैं 2 बंद पढ़ेंगे। सो ये भी मैं बस बेसिकली एम्फोसाइज कर दूं कि हम बहुत ही छोटा सा एक बहुत महदूद सी एक मिसाल लेकर तो हम अपनी आज की जो बातचीत है वो करेंगे। सो पहले वैसे शायद कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा, मगर थोड़ा सा मैं आपको जो हीर रांझा का किस्सा है, कहानी है, उसके बारे में बता दूं, थोड़ी सी बैकग्राउंड। तो ये जो हीर रांझा की कहानी है, ये एक 13वीं सदी की फ़ारसी की किताब है और फ़ारसी की एक किस्सा है या मसनवी है मेरे ख्याल में, जिसके अंदर ये पूरा किस्सा बयान किया गया है। ये कहानी इसमें पाई जाती है जिसमें हीर और रांझे की जो एक कथा है। और सबसे पहले इसको पंजाबी में लिखा गया तकरीबन 16वीं सदी में, और वो उन शायर का नाम था दमोदर दास। और 16वीं सदी में दमोदर ने लिखा और किस्से की शक्ल में। सो किस्सा क्या है? किस्सा एक ऐसी सिंथ है जिसमें तकरीबन जैसे मसनवी की एक होती है, क्या कहते हैं उसको, राइम स्कीम जिसको कहते हैं, उस तरह वो लिखी जाती है और तवील होता है। सो जो वारिस शाह का की हीर रांझा है, जो किस्सा है, उसके तकरीबन 650 बंद हैं और उसको गाया जाता है। सो वो तो आपने शायद सुना ही होगा थोड़ा बहुत। हीर कभी जो गाते हैं, ख़ास कोक स्टूडियो में भी मैंने किसी ने किया ही हुआ है, आबिदा परवीन ने भी गाई है, बहुत लोगों ने गाई। सो किस्सा वो है। दूसरी तरफ हमारे पास काफ़ी है, काफ़ी नज़्म है जिसमें एक रिहाव होता है। रिहाव एक ऐसी लाइन है जो बार बार रिपीट होती है। सो मेरा पी घर आया लाल, ये काफ़ी है, ठीक है। सो इसके अंदर ये बार बार आप देखेंगे कि वो बार बार ये लाइन रिपीट होती है, या बेहद रमज़ा दसदानी मेरा ढोलन माही। सो इस तरह की बुल्ले शाह ने और शाह हुसैन जिनको माधो लाल हुसैन भी कहते हैं, उनकी काफ़ियाँ हैं जिसके अंदर हीर और रांझे की कहानी पूरी पेश नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने तो नज़में लिखी हैं, छोटी काफ़ियाँ लिखी हैं, मगर उसके रेफरेंस मिलते हैं। सो रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, ये काफ़ी मशहूर लाइन है, ये बुल्ले शाह की लाइन। इन्होंने पूरा किस्सा नहीं लिखा, मगर उन्होंने ऐसे एक रेफरेंस दे दिया। तो यानी ये कहानी जो है तकरीबन 16वीं सदी से मुख्तलिफ सिनफों में फिरती फिरती इसकी फ़िल्म भी बनी आखिर, ठीक है।
और जिसमें फिरदौस है और वो भी है। फिर गाने बड़े मशहूर थे उसके, इसमें नूरजहां के गाने हैं काफ़ी। सो ये मुख्तलिफ़ शक्लें बदलती हुई डिफरेंट रंगों में ये कहानी ऐसे चलती रही है, और आज भी इसको मज़ारों में और एक जो आम फोक गावन गीत हैं उसके अंदर बहुत गाया जाता है। और कहानी की क्योंकि बहुत सारी, मैंने आपको बताया, वर्जन्स हैं, और ब्रिटिश लाइब्रेरी में तकरीबन 40 मुख्तलिफ ऑथर्स की हीर लिखी हुई पड़ी। तो देख लें कि वो ये भी सारा उठा के वहाँ जब गए भी फाइनली तो लेके चले गए साथ के, ये पीछे से पढ़ ना लें गलती से, इनको कुछ छोड़ के नहीं जाना है, इनका अपना सारा रुडयार्ड किपलिंग और वो हमारे मत्थे मार के चले गए, बट वो सारा लेके चले गए। सो वहाँ पर ये है। सो उसकी क्योंकि वर्जन्स बहुत सारी हैं तो उसकी कहानी की शक्लें भी काफ़ी हैं, मगर एक जो बहुत एक बेसिक उसकी नींव फाउंडेशन है और बेसिक प्लॉट वो ये है कि जी रांझा जो है वो तख्त हज़ारे का रहने वाला है, और तख्त हज़ारे में क्या होता है, वो अपने बाप का सबसे लाडला छोटा बेटा है, और उसका बाप उसको धीतो कहता है, धी वर्गा, बेटी जैसा। सो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि एक मर्द की जो शनाख्त है वो रांझे के किरदार में कैसे कुछ मुख्तलिफ मिलती है, क्योंकि वो बेटी जैसा है, वो बेटे जैसा नहीं। जब बाप मरता है तो ज़मीन की तकसीम की जाती है, और जो उसके बड़े भाई होते हैं, क्योंकि वो ख़ास एक लालच की वजह से उसको सबसे बुरा और छोटा ज़मीन का हिस्सा मिलता है, जिसके ऊपर कुछ ग्रो नहीं कर सकता, उधर कोई उगास नहीं हो, और वो वैसे ही उसको कोई दिलचस्पी भी नहीं होती पैसे कमाने में। उसको ये भी कहा जाता है कि तुम कैसे जट हो तुम, ये भी ताना मिलता है। तो वो अपनी बांसुरी उठाता है और बस यही उसको काम आता है, बांसुरी बजाता है, बांसुरी उठा के निकल पड़ता है। और एक वो उसका एक पूरा सफ़र है अपने आप को एक तरह से समझने का, और रास्ते में कई उसके मतलब मौलवी से मिलता है, मौलवी के साथ उसका झगड़ा होता है, और हीर से मिलता है, और हीर पहला ऐसा एक इंसान है जिससे उसकी कोई लड़ाई नहीं होती, और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है फ़ौरन, जो जैसे फिल्मों में भी होता है। और फिर वो दोनों ये तय करते हैं कि ताकि रांझा उनके पास रह सके, तो वो उसकी हीर क्योंकि एक बड़े चौधरी की बेटी है, तो उसके घर में जो भैंसें संभालने के लिए एक नौकर चाकर जैसे कहते हैं, चाक चाहिए होता है, चाक बन के वो वहाँ रह जाता है। तो यानी एक तरह से रूप बदल, क्योंकि असल में तो वो कहीं और का एक रांझा ऊंची जात गिनी जाती है, जट है। बाद में वो फिर होता ये है कि जौहर एक तरह से कहानी होता है कि पता चल जाता है गांव के लोगों को, हीर की ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है किसी और गांव में, और रांझा फिर वहाँ एक मज़ीद दोबारा भेस बदल के जोगी बन के जाता है, और हीर ही उसको ये कहती है। तो सारी प्लानिंग हीर की होती है कि तुम अब ये करो, तुम अब पहले यहाँ चाक बन जाओ, अब तुम जोगी बन के वहाँ आओ। और इस तरह फिर वो वहाँ जोगी के रूप में जाता है, वो एक दूसरे को मिलते हैं, और फिर उनकी जो ख़ानदान है उनको पता चल जाता है, और एक उनको झूठा वादा किया जाता है कि ठीक है चलो तुम लोग शादी कर लो, तुम लोग शादी हम करा देंगे, तुम जाओ तख्त हज़ारे वापस और वहाँ से बारात लेकर आओ, जंज लेकर आओ, और हम तुम्हारी शादी कर देंगे। वो चला जाता है, और शायद उस कहानी का यही लेसन है कि शादी को जितना कोई प्यार इश्क को एक कंटेन करने वाली चीज़ शायद ना समझे, क्योंकि शादी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे पूरे समाज की जो पितरशाही है उसके अंदर उसका क्या ख़ास एक हिस्सा है, शायद ये बात है। तो वो चला जाता है, पीछे से हीर को वो जहर दे देते हैं, हीर मर जाती है, रांझे को जब पता चलता है वो भी जहर लेके मर जाता है। सो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कोई भी कहानी जैसे होती हैं या कोई बॉलीवुड की फिल्म जो है बस वैसी कहानी लग रही है, लेकिन अब जो हम अभी आज पढ़ेंगे
जब हम वो देखेंगे कि इसी सिंपल सी ऑर्डिनरी कहानी के अंदर कैसे बड़ी एक शार्प क्रिटिक जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो जो सीन हम देख रहे हैं और दो हम सिर्फ बंद देखेंगे वो है हीर और काजी का झगड़ा। तो जब हीर के माँ बाप और फैमिली और गांव वालों को पता लगता है कि इसका और रांझे का इश्क है और इश्क चल रहा है और तो वो उसको बहुत ज़ाहिर है जो एक तरीका है उसको बंद कर दिया जाता है, बहुत डांट डपट। भाई जो है वो बाकायदा वायलेंस और मौत से उसको थ्रेटन करता है, तेरे डकरे करांगा चार, तुम्हारे 4 टुकड़े कर दूंगा। मुझे पता चल गया, जो कि हमें ये भी पता है कि ये 400 साल पुरानी कहानी है मगर ये चीज़ें कोई बदली नहीं ज़्यादा खास। और वो किसी के आगे भी मानती नहीं है और वो उसी के ऊपर पक्की रहती है, अपने कायम रहती है कि मैं तमंग रंझेटे दी हो चुकी, मैं तो अब रांझे की मंगेतर उसकी हो गई। और इसमें ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है, हीर का मतलब है दौलत। तो उस फैमिली का, उस ख़ानदान का, उसका बाप जिसका नाम चूचक है, उसके लिए वो एक प्रॉपर्टी है, एक दौलत है जिसको वो अपनी मर्ज़ी से ब्याह के तो अपने शायद स्टेटस में और बढ़ेगा। सो हीर का मतलब दौलत है और दौलत का एक चाक एक घर के नौकर के हाथ में जाना, उसका क्या मतलब? रांझा क्योंकि उनका नौकर है, चाकर है, चाक है, बाकायदा चाक लिखा होता है दादा। सो वो वहाँ पर फिर वो कहते हैं हमसे तो नहीं मानती, काजी साहब को बुलाते हैं। अब काजी मुग़ल दौर में जो है मजहबी स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी है और वो रियासत का नुमाइंदा भी है, क्योंकि मुग़ल दौर में जो काजी है वो बाकायदा जो कोई भी कोर्ट के केस और वो भी उसके ऊपर भी फैसला देता है। काजी को बुलाया जाता है और काजी फिर हीर से डायलॉग करता है और उसको समझाता है। तो ये हम इकट्ठे पढ़ते हैं तो कोशिश ये करें कि स्प्रेड जितना हो सके स्प्रेड किया जाए और ये आप शेयर कर लें। दूसरा, अपने फ़ोन के ऊपर अगर आप खींच लें, सॉरी मेरे पास ज़्यादा कॉपी, ये एक तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। हाँ ऐसे करते हैं। सही है, पहले वाली टेक्निक जब डल जाए तो डाल दिए। अच्छा, थोड़े बहुत ये फैले हैं उस तरफ आए हैं किसी के पास, तस्वीर भी ले सकते हैं आप। तो पढ़ना कौन चाहेगा? एक पहली 4 लाइंस या 2 बेशक कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दे, कोई भी ऊंची आवाज में, पंजाबी जिसकी अच्छी हो, जिसकी ना भी अच्छी हो, हम कोई जज नहीं करेंगे। जी जी भी जरूर, कोई मसला नहीं। काजी महकमे विच इरशाद कीता मनशरा दा हुक्म जे जिवना है बात मौत दे नाल ईमान ही रे दाखिल विच बहिश दे थ्यूना है नाल ज़ौक दे शौक दा नूर शरबत विच जन्नत अदन दी पीवना है चादर नाल हया दे सतर कीजिए कल्लू का दर्ज हराम दी स्यूना है। बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। कोई और अगर पढ़ना चाह रहा है और जी आप, ताकि थोड़ी सुनने के
हीर आखदी जीवना भला सोई जड़ा होवे भी नाल ईमान मियाँ सब जग फानी है को रब बाकी। काजी महकमे विच इरशाद कीता मन शरा दा हुक्म जे जीवना है बाद मौत दे नाल ईमान हीरे दाखिल विच बहिश्त दे थीवना है नाल ज़ौक दे शौक दा नूर शरबत विच जन्नत अदन दे पीवना है चादर नाल हया दे सतर की जे का दर्ज हराम दी सीवना है। हीर आखदी जीवना भला सुई जेड़ा होवे भी नाल ईमान मियाँ सब जग फानी हिको रब बाकी हुक्म कीता है रब रहमान मियाँ कुल्लो शई खलकना ज़ौजैन हुक्म आया है विच कुरआन मियाँ मेरे इश्क नु जान दा ढोल बाशक लो कलम ते ज़मीन आसमान मियाँ। अच्छा तो कितनी मुश्किल या बहुत कुछ समझ आई किसी को अगर मैं थोड़ी सी आपको ऐसा करती हूँ कि एक तरह से सिर्फ तर्जुमा पैराफ्रेज कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहूँगी ये कि आप इसके ऊपर फिर कोई बात भी हमारे साथ करें आपको क्या समझ आ रही है। सो पहली जो लाइन है बंद नंबर 205 ये अभी काजी एंटर हुआ है और उसने कहा है काजी महकमे विच इरशाद कीता काजी ने महकमे में इरशाद किया मन शरा दा हुक्म जे जीवना है अगर तुमने जीना है तो शरा का शरीयत का हुक्म मानो। सो एक किरदार देखें जिसने आते साथ ही पहले अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस मैं काजी आया जी मैं इरशाद करता है वो बात नहीं करता वो इरशाद करता है और आते साथ ही क्या उसने एक अपना मुद्दा आगे रखा है कि सीधा ये शरा की बात है। हालांकि ये आपको भी अगर जो कहानी मैंने बताई है कि उसका जो बाप उसकी अपने नौकर से शादी नहीं करना चाह रहा और अपने किसी पसंद के अपने जैसे ही एक चौधरी के बेटे से करना चाह रहा है। ये शरा का मसला वैसे नहीं है लेकिन कैसे शरा का मसला जो है वो एक पितरशाही में एक बाप की और एक बेटी को एक तरह एक मलकियत बना के रखने का मसला बन जाता है। ये कैसे जुड़ जाता है। बाद मौत दे नाल ईमान हीरे दाखिल विच बहिश्त दे थीवना है। मौत के बाद अगर ईमान होगा तुम्हारे पास फिर ही तुम बहिश्त यानी जन्नत में दाखिल हो सकते। अब वो आखिरत की आगे की उसको डरा रहा है भाई इस तरह ये क्या है माँ बाप का कहना। अब मैंने आपके साथ सारे नहीं शेयर किए मगर एक है जिसमें वो ख़ास यही कहता है कि जिन्होंने माँ बाप का कहना नहीं माना उनको दोज़ख में जलाया बिच कखा दे विच उन्हां नूं साड़ेंगे। कख होते हैं ये तिनके स्ट्रॉ उस तिनको के इर्द करके जलाया जाएगा जो माँ बाप का कहना नहीं माना। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा नहीं बदली माँ बाप का की जो थ्रेट्स और इस तरह की बातें। सो अगर मौत के बाद का सोचो आखिरत का सोचो हीर ये जो तुम कर रही हो जो तुम लड़ाई डाल रही हो तुम ईमान ही नहीं है तुम्हारे पास। सो उसके ऊपर सीधा एलिगेशन कि ये तो गैर इस्लामी बातें करी। ये भी कोई ऐसी नहीं लग रहा कि 400 साल पुरानी चीज़ पर नाल ज़ौक दे शौक दा नूर शरबत विच जन्नत अदन दे पीवना है। अब लालच दे रहा है कि जो अदन है जो गार्डन ईडन जो एक पैराडाइज और वो कि जन्नत अदन के अंदर तुमने जो नूर शरबत है और उसको कितने शौक़ से और ज़ौक़ से मज़ा लेके लुत्फ़ लेके वो पीना नहीं है तुमने। तुम चाहती नहीं हो तुम उन जन्नतियों के अंदर शामिल हो जाओ तो तुम ये क्यों ज़िद लगाई। अगली बात कंडीशन चादर नाल हया दे सतर कीजिए। सतर करना होता है कवर करना। तो चादर के साथ हया का लफ्ज़ कोई शर्म हया है आपको ये हमें कितना कुछ सुनने को मिलता है। सो वो कह रहा है चादर के साथ चादर लेके यानी
शायद वो चादर के बगैर ही खड़ी हुई है काजी के आगे, चादर के साथ सर ढक के अपने आप को तुम कवर करो। का दर्द हराम दी सीवना। अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर ही जो ये एक पहाड़ है, जो एक बीच में तुम्हारे हराम का जो एक तरह से एक चीज़ फट गई है, जैसे हराम है जिसने कुछ एक्सपोज किया है, असल में तो उसने कुछ एक्सपोज किया है, इसको तभी तुम सी सकते हो, इसको तुम बंद करो, इसको तुम ऐसे ही बंद कर सकते हो। अब तुम अपनी बहुत हो गया, तुमने लड़ाई झगड़ा पूरे गांव में, और किस्से के मुताबिक हीर और रांझा का इश्क 12 साल चलता है, 12 साल से गांव के लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सो अब बस ये इसको ख़त्म करने का है। अब आगे हीर 206 जो बंद है वो हीर का जवाब है। सो आपने पढ़ दिया, अब कोई और भी पढ़ दे, और अगर एक कोई औरत पढ़ दे तो वो अच्छा होगा। हीर का जवाब जी दोबारा से पढ़ दो, सेकंड सिर्फ जी। हीर आखदी जिउना भला सोई जेड़ा होवे भी नाल ईमान मियाँ, सबू जग फानी है को रब बाकी, हुक्म कीता है रब रहमान मियाँ, कुल्लु शैइन खलक ना ज़ौजैन, हुक्म आया है विच कुरान मियाँ, मेरे इश्क नो जान दा ढोल बाशिक, लोह कलम ते ज़मीन आसमान मियाँ। कोई और पढ़ना अगर चाह रहा है पंजाबी रीडिंग, एक दफ़ा हम जितना हम सुनते हैं उतना हमें हमारी समझने की जो है वो सलाहियत भी बेहतर होती है, और दूसरा क्योंकि बार बार लोक रीत जो है वो बोल के गा के नाच के ही उसका मतलब बनता है। ये सारी चीज़ें गाई जाती हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा। सो कोई भी अब कोई मत भी पढ़ रीडिंग अगर किसी ने करनी, वरना हम बस हाँ। हीर आखती है जीवना भला सुई झेड़ा होवे भी नाल मियाँ, नाल इमाम मियाँ, सबू जग फानी हक रब बाकी, हुक्म कीता है रब रहमान मियाँ, कुर्शी खलकना ज़ौजैन, हुक्म आया है विच कुरान मियाँ, मेरे इश्क नू जां दा ढोल बाशक, लो कलम ते ज़मीन आसमान मियाँ। तो हीर आगे से डर नहीं गई। हीर ने जो काजी ने उसको एक तरह से एक बाहर एक उसकी जगह, एक उसकी औकात याद कराई। उसने कहा, काजी ने महकमे में इरशाद किया। महकमा क्या है? कोई पब्लिक स्पेस है, और पब्लिक स्पेस में औरतों के बोलने का काम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मज़हब का क्या मतलब है, जन्नत में कैसे जाना है। तुम्हारा काम है कि तुम घर में रहो, चादर और चार दीवारी, जो कि एक ज़िया दौर के अंदर एक ख़ास एक उसका सिंबल बन गया। तुम्हारा ये काम है। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मौत के बाद अगर ईमान नहीं होगा तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे, दोज़ख में चलोगे। और हीर ने पहली लाइन में ही, और ये जो पूरा झगड़ा है, ये उसके घर में जब उसको कैद किया गया है, उसके बाप उसके उसी भाई की मौजूदगी में, जिसने कहा है कि मैं तलवार जो दांतरी होती है घास काट, दांतरी से इसका पेट काट दूंगा। वो और मार उसने भी उन सब के सामने हो रही है। तो वो सिर्फ काजी का नहीं, वो काजी प्लस पूरे ख़ानदान का मुकाबला कर रही है। और उसने आते साथ ही उसकी बात उल्टा दी। तो कह रही है कि तुम मौत के बाद की बात कर रहे हो, असल में तो जीवन वो है जिसमें ईमान होता है। ये कोई बात की बातें ना करो, अभी की जो मौजूद है, जो हाजिर है, उसकी बात करो ना। अभी क्या हालात हैं, अभी क्या है। सो जीवन तो वो है, जीवन ज़िंदगी जिसमें, यानी हीर आखदी, हीर कहती है कि जीवना भला भला अच्छा, जीवन वो भला है जिसमें ईमान साथ हो। कोई आगे की बातें ना करे और फिर आगे वो ईमान की अपनी डेफिनेशन दे दी। सो यानी जो एक मज़हब की ठेकेदारी और ईमान जैसे अल्फाज, ईमान जैसी एक कॉन्सेप्ट की ठेकेदारी, रब के बारे में कौन बात कर सकता है, कुरान के बारे में कौन बात कर सकता है, उसकी ठेकेदारी
आज हम बात करने से कितना डरते हैं, और डरना भी चाहिए, मतलब जो हालात हैं। मगर हीर एक ऐसी टेक्स्ट में जो आम गाई जा रही है, जो हर जगह पढ़ी जा रही है, ये कैरेक्टर उसमें क्या कर रहा है? सब जग जहान, दुनिया, ये सब फानी है। जो तुमने बनाया है, जो तुमने रूल्स असूल बनाए हैं कि जी चादर लो, बाप से लड़ाई ना करो, इधर शादी ना करो, उधर शादी करो, ये फ़ानी है। सिर्फ रब है जो बाकी है। ये उसका हुक्म है। मैं तुम्हारे हुक्म को नहीं मानती, मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि मेरा वो अपनी अथॉरिटी की बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। हीर अपने इश्क की ताकत, अपनी जो कमिटमेंट है, और एक वो सियासी कमिटमेंट भी है, उसके ज़ोर पे बात कर रही है। कुल्ले शिया खलक नाजूजीन, ये वाकई कुरान की आयत है, और इसकी ट्रांसलेशन है गॉड हैज़ क्रिएटेड, हर चीज़ हमने दो में बनाई है, जो है ये वो वाली जी, हर चीज़ जोड़े में। तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है? अपने और रांझे की बात कर रही है। और एक और जो बंद है उसमें तो बहुत ही कमाल की हीर दलील देती है काजी को, कि वो कहती है कि जब कुन फया कुन से पहले मेरा और रांझे का अर्श पे निकाह था, पढ़ा गया था, और नबी की रूह ने निकाह पढ़ाया था, और जिब्राइल और इसराइल जो थे वो गवाह थे। और मुझे ये बताओ कि शरीयत के हिसाब से अगर किसी औरत का निकाह हुआ हुआ है, तो वो निकाह पे तोड़ के और निकाह कर ले, जो तुम मुझे कह रहे हो इस आदमी से ये रब ने कहा है? कहती आँख, रब ने कद फरमाया, रब ने ये कब फरमाया? सो वो भी कैसी इंटरप्रिटेशन की एक खेल, और कैसे वो बाकायदा छीन रही है वो स्पेस जो एक ख़ास सिर्फ मर्द के लिए महदूद की गई है। तो कह रही है कि ये तो रब ने हुक्म किया है कि हर चीज़ जोड़ों में बनी है, और यानी तुम ये जोड़ी जो है इसको कैसे, इसके खिलाफ तुम कैसे बात कर रहे हो? उसको बिल्कुल निगेट कर दिया। मेरे इश्क नू जानदा, मेरे इश्क को जानता है ढोल बाशिक या वसूकी एक नाग है, जो संस्कृत की पुराण कहान है, यानी मैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसमें मिलता है। बाशिक का नाग चाटी और मधानी एक चीज़ होती है, शायद कुछ लोगों को बताओ, हाँ, जिसके अंदर दूध को रिड़क के मक्खन उसके अंदर कहते हैं कि जी जब दुनिया बनाई गई और पानी सारे समुंदर बनाए गए, तो जो रस्सी थी वो सांप था, बाशिक सांप, ये वो बाशिक सांप है। लौह कलम सादे बिल्कुल मतलब वाज़ेह जो इसके माने हैं वो है पेन और तख्ती, ठीक है? तो आपकी कलम और आपकी तख्ती, सो पेन और पेपर। सो एक जो खुद मुख्तार सोचने वाला इंसान है, जो खुद अपनी तारीख लिखता है, उसका जो टूल है, औजार, उसका पेन और टैबलेट है। फर्स्ट 7 डेज भी जब कायनात बनाई गई जी, और सब कुछ लिखा गया, डिसाइड किया गया कि क्या हो, किसके साथ क्या हो, जी जी, उन 7 डेज में जो डिसीजन लिए गए, बिल्कुल उन्हें लोगों का बिल्कुल। सो जो एक पूरी तारीख है, एक तरह से पूरी तारीख, क्योंकि इस तारीख को वो एग्जाम्पल और एविडेंस के तौर पे बिल्कुल उसको भी ले रही है। और अगर हम क्योंकि जो अदब है उसके अंदर कई मतलब हो सकते हैं, सो वो मतलब भी है, और जाहिर है एक बाकायदा जो लिखने का अमल है, अपनी कहानी लिखने का, अपनी एक तरह से अपनी जो ज़िंदगी को और अपनी जो आपके साथ होना है उसको अपने हाथों में लेने वाला काम है ना, कि औरतों को लिखने की ज़रूरत है, औरतों को ये बातें खुद करने की ज़रूरत है। सो वो इसके अंदर भी शायद एक फेटरिस्ट जो है वो इस थ्योरी का यूज़ करते हैं। जी, फेटरिस्ट जो कहते हैं हर चीज़ लिखी जा चुकी है, अच्छा, तो वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और ज़मीन आसमान, सो कितनी चीज़ें, दलीलें उसने, काजी ने क्या दिया? शरीयत, जन्नत का वादा, दोज़ख से डराया। उसने आगे से हीर की कितनी रिच रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर
रब का हुक्म, कलाम भी, साथ संस्कृत उसने एक जो है रेफरेंस भी हमें दिया है, उसने लौ कलम की बात की है, उसने लिखने की तारीख की पूरी हिस्ट्री गवाह है वो कह रही है। और ज़मीन आसमान यानी जो बेसिक एलिमेंट हैं इस दुनिया के, वो भी जानते हैं इस इश्क को और वो भी इसको पहचानते हैं। ये ऐसा सच है, ये ऐसा एक इसको आप फंडामेंटल है। सो इसके अंदर मेरी नज़र में एक बाकायदा सिर्फ कोई इंटरेस्टिंग शेर भी वैसे बहुत आप लिटरेचर के तौर पे तो ये खूबसूरत हैं ही, आप उसकी राइम स्कीम देखें, आप उसका वज़न और सारी इमेजेस देखें, मगर मेरे लिहाज से इसमें एक पूरा नारीवाद फेमिनिस्ट मेथड है जो हमें आज हमारी कुछ मदद कर सकता है, हमें बता सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। सो अगर थोड़ी सी हम इसका अगर डिस्कशन ओपन करें कि इन सिर्फ दो जो बंद हैं, इनको पढ़ने में आपको क्या समझ आ रही है, आपके ख्याल में क्या हो रहा है, आपके ख्याल में क्या पर्सपेक्टिव है? अगर कोई दोबारा वैसे ही रीडिंग करना चाहता है वो भी आप कर सकते हैं। सर मैं 2-3 इसमें जो है वो डिमेंशंस में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि आई वाज रीडिंग सेल्फ एंड सॉवरेनिटी बाय आयशा जलाल। तो जो आपने पहली बात जहाँ से स्टार्ट की वहाँ से ये था कि कैसे पंजाबी को पेंडू पन्ने से जो है वो रिलेट किया जाता है या पंजाबी बोलने वाले को पेंडू कहा जाता है। तो उसका जो एक हिस्टोरिकल एनालिसिस था उसमें उन्होंने पंजाबी को ख़ास तौर पर बड़ा क्लोजली देखा और ये देखा कि 1857 के बाद पंजाबी लैंग्वेज और बहुत सी और रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उनको बाकायदा एलियनेट किया गया। उर्दू ऑफिशियली नाफिज की गई और ये कहा गया कि पंजाबी लोअर कोर्ट्स तक में इस्तेमाल ना की जाए क्योंकि इसमें वो हैसियत नहीं है कि ये स्टैंडर्डाइज हो सके। उसको कहा गया कि ये बास्टर्ड फॉर्म ऑफ नागरी है। फिर ये कहा गया कि पंजाबी जो है वो क्रूड लैंग्वेज है, कोर्स लैंग्वेज है। तो उससे जो हमें डाइकोटमी नज़र आती है, बल्कि आई एम एक्चुअली कोटिंग हर, कि वो ये हुआ कि जो उर्दू स्पीकिंग एक जो क्लास उभरी वो अपर मिडिल क्लास थी और मुसलमानों ने ख़ास तौर पे उर्दू की तरफ जंप किया, सीखनी शुरू की। लेकिन जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन में हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर विद इन हाउसेस, प्राइवेट स्फीयर्स पंजाबी इस्तेमाल की जाती थी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास और रिलीजन। औरतें ख़ास तौर पर जो थी ओरल कल्चर और ओरल ट्रेडिशन को कैसे पास किया जाता था पंजाबी में। लेकिन एवरी टाइम एट दैट पॉइंट अगर औरतों को एक और तरीके से मार्जिनलाइज किया गया तो वो कैसे था कि जब वो कहती थी कि हमने उर्दू सीखनी है तो उनसे ये सवाल किया जाता था क्या तुमने मुंशी बनना है या नौकरी करनी है कि तुमने उर्दू सीखनी है। सो जो एजुकेशनल स्किल्स थी वो दे स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड। ठीक है, दूसरे मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली चाहे वो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शाह जो रसालों के नाम से आप उसमें सिंध की एक जो कल्चरल हिस्ट्री है वो पाते हैं। इसी तरीके से शी इज़ मेंशन खुशहाल खान खटक, ठीक है, वो आपको फ्रंटियर का जो एक पठान जो कल्चर है उसकी स्पेस में एक और किस्म की स्ट्रगल नज़र आती है। ये वो हमारी माइथोलॉजीज़ अब बन चुकी हैं, हीर रांझा हो गया या इस किस्म की जो भी लव स्टोरीज़ हैं, व्हेन दे आर पास्ड from one person to another person verbally, तो आपको उनमें नज़र आता है कि there is no confined structure and form because they allow to be reinterpreted, they allow to be reinterrogated। जैसे अमृता प्रीतम ने हीर रांझा का एक वर्जन प्रेजेंट किया है, आपने कहा कि 40 वर्जन इसके ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो ये आपको खूबसूरती नज़र आती है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस दे अलाउ फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ नरेशंस एज वेल, कि इसमें एक ट्रूथ को क्योंकि बार बार सवाल किया जा रहा है, ऑफिशियल जो हिस्ट्री है उसको सवाल किया जा रहा है और सब्जेक्टिविटी का जो एलिमेंट है कि मेरे लिए हकीकत क्या है, मेरे लिए रियलिटी क्या है, मेरा सच क्या है, उसमें जो है वो देयर इज ऑलवेज दिस प्राइमरी इम्पोर्टेंस गिवन टू दैट। अनलाइक एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको एक इलाके की सिर्फ एक सिंगल डिमेंशन की नैरेटिव बताएगा, लेकिन ये वो हिस्ट्री है कि अगर हमने इसको लूज़ कर दिया तो आई थिंक कि हम अपना
जो रीजनल सतह पे एक जो यूनिटी है, एक जो आपस की समझ बूझ है, उसको भी खो देंगे. सो दैट वाज इट. ये प्राइम मिनिस्टर करे तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा जो है वो ख़वातीन जो है वो कंट्रीब्यूट करें. तो पहले वो कर लें, उसके बाद जो है मर्द हजरात कहेंगे वो वैसे जो काजी वाला बंद है पहला, उसमें 3 या 4 आर्ग्यूमेंट्स पेश किए काजी ने सामने. तो आई थिंक दैट्स आल्सो वे टू एक्सप्रेस कि किस तरह जो स्टेट है या जो शरअ है वो अपनी लेजिस्लेशन कन्विंस करने की कोशिश करती है टू इट्स पीपल. जिस तरह ईमान का टूल यूज़ किया है उसने टू कन्विंस हीर, और लालच का टूल यूज़ किया है, और लास्टली धमकी का टूल यूज़ किया है. तो ये किस तरह तीनों चीज़ें हमारे आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू लॉज, और हाउ दे शुड आल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेशन एज वेल. तो दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड. हाँ. सो उसके अंदर जो एक अहम बात है, और जो हमारे लिए शायद अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हम क्या लेसन ले सकते हैं इससे, कि हीर का रिस्पॉन्स कैसा है. सो उसने उस ईमान को, उसने अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया, उसने कोई और बातें या कोई और, उसने बिल्कुल मैदान में आके छलांग मार के उसने कहा मैं इसके बारे में बात करूं, बजाय कि वो घबराए. या काफ़ी हमारे जो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं थोड़ा सा घबराते भी हैं इससे. दूसरा ये कि ये भी नहीं उसने किया कि जो पहले मैं जिस एक ख़ास रवैये की बात कर रही थी, जो कि बाय द वे सारे जो रवैये हैं जो जिनमें ये मसाइल हैं जो कि फोक को नहीं देख रहे, वो आए नॉर्थ अमेरिका की जो एकेडमिक